नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम नया फ्रेश ताज़ा चैप्टर। बस ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में वैसे तो तुम्हें ज़्यादा तो नहीं पढ़ना, लेकिन लर्न बहुत करनी है। चैप्टर की शुरुआत से पहले कुछ फ्लैशबैक देखा जाए। क्या तुमने मीन पढ़ा? बोलो पढ़ा। क्या कभी मीडियन पढ़ा? मोड भी पढ़ा? हम्म। इसके बाद एक जो पढ़ा वो डिस्पर्जन था। डिस्पर्जन में क्या पढ़ा? मीन डेविएशन, मीन डेविएशन पढ़ा। मतलब बड़े बड़े रूप में देखा जाए, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज भी आया था इसमें, तो रेंज को तो मैं अभी साइड में रख देता हूँ कोई। इसके बाद जो बहुत बड़ा पढ़ा, याद है किसी को? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो कुछ पढ़ा था उन्हीं की बातचीत यहाँ पर चलने वाली है। इनके बीच में आपस में रिलेशन, इनके बीच में आपस में कनेक्शन क्या है, इनसे हम एनालिसिस क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब आवाज़ सही सही आ जाएगी। तो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन सब पढ़ा। इस मतलब उन सब का इस्तेमाल होगा यहाँ। मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी थ्योरीज आएंगी यहाँ। अच्छे से आएंगी, डिटेल में आएंगी। लिखो। तैयारी में लगे हुए। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम और है, का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कई तरह के पॉइंट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, बस अभी वही जानते चलना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हमें दो बातें पढ़नी है। एक पढ़ना है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा जो पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
यहाँ जो हम पढ़ेंगे बातें उनमें ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता चलेगा। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पढ़ना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और वहीं अगर हम कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपली हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये कुछ और भी नाम है इसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर यूनी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कह लो। जो मर्जी वो बोल दो। तीन बातें पढ़नी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलते चलें आगे, चलेंगे, हेडिंग डालेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने वाले कार्ल गॉस। अगर यहाँ भी पियर्सन का नाम आ जाता तो अब तो फ्लैशबैक में जाते और खून कर देते इसका। कोरिलेशन दिया है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जन्मदाता कार्ल गॉस, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एक तरह का रिलेशन फंक्शन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत एक फंक्शन दिया गया, बोला गया कि px बराबर होगा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई e यानी एक्सपोनेंशियल की पावर -x - u का स्क्वायर बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला याद कर लो बाद में। तो मैंने शुरू में ही कहा था यहाँ लर्निंग वर्क ज़्यादा है। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर माइनस ब्रैकेट x - u का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस,
शायद याद हो। ठीक है, तो जो है कि यहाँ पे अब समझ लेते हैं कि किसका क्या मतलब है। ये ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। पाई पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। एक्स एक्स क्या है? हमारा डाटा जो आउटकम आ रहा है आउटकम, ये वही जो एक्स है। हम किसी नंबर पे ही तो चेक करने जा रहे हैं ना, किसी भी डाटा का किसी एक्स की किसी वैल्यू पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाह रहे हैं। ये बाकी जो है कि ये यू क्या कहलाता है? तो यू कहलाता है मीन। वैसे एक्स बार कहलाता है ना, तुम एक्स बार भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है ई। ई यानी एक्सपोनेंशियल, और इसकी अपनी वैल्यू होती है 2.71232। कैसा लगा? जो इसकी अपना आंसर रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज रहेगा, रेंज समझते हो? कम से कम क्या वैल्यू रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या वैल्यू रहेगी? तो कम से कम इसकी जो वैल्यू रहेगी वो माइनस इनफाइनाइट रहेगी, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लस का इनफाइनाइट रहेगा। नोट डाउन कर लिया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो गया। चाहो तो एक बार आंख बंद करके रिपीट कर सकते हो इसे, दोबारा देख लो। लेकिन मजबूरन करना तो पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में कुछ खास बातें। पहली बात, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखोगे इट इज ऑफ बेल शेप्ड। ये बेल की शेप का होता है हमेशा। बेल शेप्ड का मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है, अगर इस पे ग्राफ बनाने लगेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। घुस गई बात जहन में ना? तो ये जो है बीच में उठा हुआ रहता है, बन गया बेल शेप्ड। आंसर जो आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट तक आंसर मिलेगा इसको। कोरिलेशन की तरह -1 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा। पानी देना जरा, गला सूख गया। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है?
आगे इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, इन एनडी लिख दूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन की जो वैल्यू रहती है वही वैल्यू मीडियन की रहती है और वही वैल्यू मोड की रहती है। बढ़ा जाए, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 और Q3 दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखते हैं। Q1 Q3 पता है? हाँ वही फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, और Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल या फिर अपर क्वार्टाइल। Q1 का जो आंसर रहेगा वो U माइनस 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। डिजिट याद करनी है। Q1 का आंसर डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, मतलब Q1 फाइंड ही नहीं करना, इसका मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, बस मीन और है म्यू, वही स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें मीन पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। वैल्यू रख देंगे, Q1 आ जाएगा। लिंक कर पाए ना? अच्छा Q3 फाइंड करना हो तो U प्लस 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, जैसे डाटा का मीन ले रहे हो उसी डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना। क्लियर? ठीक है। इसके लिए चौथी बात कि अगर तुम्हें मीडियन निकालना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि Q1 प्लस Q3/2 फाइंड कर दो, मीडियन आ जाएगा। और मीडियन को ही बताया था कि Q2 कहलाता है। ये कुछ वैसा नहीं हो रहा जो मीन मीडियन मोड से रिलेटेड एक फॉर्मूला बताया था कि दो ये बातें पता तो तीसरा आराम से निकल जाएगा। याद आया? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो वैसा ही तो है ये यहाँ भी सारा। पूरी कैलकुलेशन ना करके बस कुछ चीज़ें पता हो वो वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो, क्वार्टाइल डेविएशन QD, तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए तो जब डिस्पर्जन पढ़ाया था तो फॉर्मूले बताए थे। यहां पर है कि 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कर दो, आंसर आ जाएगा। तब तो फॉर्मूले से करवाया था क्वार्टाइल डेविएशन का, और यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, बस 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि ये जो डाटा हमें कोई भी डाटा दिया होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है? अरे यहीं पे बताया था, जिसका मीन मीडियन मोड तीनों बराबर आ जाए वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अब बाकी इसके आगे का है क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह, ये जो जितने फॉर्मूले देख रहे हो मतलब ये फॉर्मूला ही लगाओ और सॉल्व कर दो।
इनके अपने खुद के फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, Q1 का अपना खुद का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। मीन डेविएशन MD, मीन डेविएशन निकालना है तो 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो छठा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले फीचर पे। सेवंथ प्रॉपर्टी है इसकी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है पीक पॉइंट। अभी तुम्हें बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहेगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे नॉर्मल में ही तो प्रोबेबिलिटी में तो नॉर्मल आ रहा है, तो इसमें एक पीक पॉइंट होगा। तो ये जो पीक पॉइंट है इसका अगर कोऑर्डिनेट होगा XY, ग्राफ पे बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट XY मिलेगा, मिलेगा। तो इसी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो पीक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वैल्यू जो रहेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक रहेगी, और जो ये बीचों बीच का ये जो पॉइंट मिल रहा है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से बिल्कुल नीचे ये पॉइंट आ रहा है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीन। ये है मीन, इतना ही मीन आएगा। और मीन मीडियन मोड बराबर ही होता है। आंसर कैसा आ जाएगा? नहीं आएगा, गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, नहीं आ पाएगा। ये मीन नहीं बन पाएगा। गैप के लूप में तो लिख दो ये, लेकिन अगर मुझे XY फाइंड करना हो, एक तो ग्राफ बनाओ तो यहाँ से x और यहाँ से y और यहाँ से x मिल जाएगा, वो तो XY कोऑर्डिनेट हो गए। बट अगर ग्राफ ना बना हो हमारे पास, तब XY कैसे फाइंड होगा? तो उसका फॉर्मूला है मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमा मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो x मिलेगा, और मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे तो y मिल जाएगा। ठीक है। करें आगे। है अगला पॉइंट। लिखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल।
बिकॉज इट हैज लिखना था, इट हैज ओनली वन मोड। ये यूनि मॉडल है क्योंकि इसमें एक ही तरीका है काम करने का। नाइन्थ पॉइंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाई पैरामेट्रिक या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज अ बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इज अ बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आगे, इट हैज टू पैरामीटर। इसके अपने दो तरीके हैं फाइंड करने के, तो एक है मीन एंड दूसरा है वेरिएंस। आज पढ़ा नहीं पाऊंगा क्या, गला ज्यादा खसखसा रहा है। इट हैज टू पैरामीटर दैट इज मीन एंड वेरिएंस, है ना। चलो, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर x फाइंड करना है तो इसकी जो वैल्यू होती है लगभग नियर बाय होती है n नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये जो टर्म आया है ये कहलाता है पैरामीटर। पैरामीटर मतलब जिसके बेसिस पर हम कुछ भी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का सोच रहे हैं ना, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने का तरीका यही है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रैकेट में डाल के कॉमा डाल के लिखा हुआ है। मतलब जो भी तुम लोग फॉर्मूला दोगे उसमें मीन की जगह ये और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह ये आएगा। डन, ठीक। तो ये था इतना सारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे इसमें बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट लिख लो इसी में, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो बाद में ऐड करी गई है। तो है कि अगर x फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू नियर बाय मतलब लगभग एक बराबर रहेगी u ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर पहले वाले डाटा का। अगर हमारे पास दो डाटा हैं a और b, तो ये a डाटा का लिए हो गया। ऐसे ही इसमें अगर y फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू ब्रैकेट u यानी कि मीन कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड का स्क्वायर। मतलब जो दूसरा डाटा है हमारे पास
उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो y की वैल्यू और a की वैल्यू हो गई। अगर इतना है तो इससे हम इन दोनों को जोड़ के भी बता सकते हैं कि कितना आंसर आएगा। अगर x प्लस वाई को जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद आंसर जो होगा वो n ब्रैकेट u1 प्लस u2 और इधर से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो यही होगा ना, कॉमन निकल के बाहर आएगा तो। इसके बाद आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो लिखते चलो। चलो अगली पेज पे लिख दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन it is a type of normal distribution having mean is 0 and standard deviation is 1। अगर मीन 0 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ रहा है तो उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इतना हो गया। बाकी आगे एक छोटा सा नोट डाल के इस हिस्से को ख़त्म करते हैं। नोट ये है कि P1 अगर करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन दिया था उसमें x की जगह 1 पुट करेंगे अगर, तो जो आंसर है वो हमेशा ही माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में रहेगा। ये वाला तो तुमने देख ही लिया। एक कंडीशन मान लो ये है और एक कंडीशन ये है। तो P1 का जो आंसर है माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में रहेगा। कब? इस वाले हिस्से में। और क्योंकि ये बीचों बीच का, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। ये यहाँ इन माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, और ये हो गया 1, ये 0। ये हो सकता है -1 के रूप में हो, तो जो वैल्यू है वो यहाँ इतने बीच में लाई कर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।